पहला प्रश्न है 201। तो प्रश्न में पूछा गया है इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचनाकाल के क्रम से सुनिश्चित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही कालक्रम होगा तो वो होगा सी, अर्थात सबसे पहले आएगा पद्मावत, उसके पश्चात रामचरितमानस, उसके पश्चात साकेत और सबसे अंत में कामायनी। अगला प्रश्न देखते हैं 202। तो प्रश्न में पूछा गया है स्थापना और तर्क का प्रश्न है। स्थापना है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया और ब्रजभाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई। और तर्क है ब्रजभाषा भक्तिकाल एवं रीतिकाल की ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा रही है। कालांतर में द्विवेदी युग एवं छायावादी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन गई। तो यहाँ पर बताना है कि क्या सही होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात स्थापना जो अंशतः सही है लेकिन तर्क पूर्ण सही है। अगला जो प्रश्न है 203। तो प्रश्न में पूछा गया है इन कवियों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डी, अर्थात सबसे पहले श्रीधर पाठक आएंगे, उसके पश्चात हरिऔध, उसके पश्चात पंत आएंगे और सबसे अंत में अज्ञेय। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी स्थापना और तर्क वाला है। तो चलिए इसे देखते हैं। स्थापना है खड़ी बोली की कविता में लाक्षणिकता का समावेश छायावादी काव्य में प्रमुखता से हुआ। यद्यपि ब्रजभाषा को लक्षक एवं व्यंजक बल को घनानंद बेखूबी जानते थे जो रीतिकाल की रीतिमुक्त धारा के कवि थे। और जो इसका तर्क है लाक्षणिक भाषा का प्रयोग हिंदी काव्य में केवल छायावादी कवियों ने किया क्योंकि अन्य कवि लक्षणा और व्यंजना से परिचित ही नहीं थे। तो जो 204 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात ए सही होगा, आर गलत होगा। अगला देखते हैं 205। प्रश्न में पूछा गया है इन कवियों को रचनाकाल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले पुस्तक होगी तो वो होगी संदेश रासक, उसके पश्चात पृथ्वीराज रासो, उसके पश्चात सूरसागर और सबसे अंत में प्रिय प्रवास। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 206। स्थापना है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। इस श्रेणी के राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। तर्क है क श्रेणी के राज्य हिंदी भाषी हैं तथा उनकी राजभाषा भी हिंदी है, जबकि ख श्रेणी के राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है अपितु वहाँ प्रादेशिक भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात जो स्थापना है ये आंशिक सही है लेकिन तर्क पूर्णतः सही है। अगला देखते हैं 207। प्रश्न में पूछा गया है सभी भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ए, अर्थात सबसे पहले आई थी संस्कृत, उसके पश्चात पाली, उसके पश्चात प्राकृत और सबसे अंत में अपभ्रंश आई थी और अपभ्रंश के बाद हिंदी भाषा का उदय हुआ था। तो ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 208। तो यहाँ पर पूछा गया सुमेलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं। जो सौरसैनी है इसका मिलान होगा ब्रजभाषा से, और जो मागधी अपभ्रंश है इसका मिलान होगा मैथिली से, और जो अर्धमागधी अपभ्रंश है इसका मिलान होगा अवधी से, और जो पेशाची अपभ्रंश है इसका मिलान होगा पंजाबी के साथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं 209। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए बोली और उसके क्षेत्र को सुमेलित करते हैं। जो भोजपुरी है इसका मिलान होगा बलिया के साथ, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ी का होगा बिलासपुर के साथ, और जो बुंदेली है इसका मिलान होगा झांसी के साथ, और जो बघेली है इसका मिलान होगा रीवा के साथ। तो यहाँ पर जो सही कूट होता है तो वो होगा कूट बी, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न देखते हैं 210। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित बोलियों को उनके उपभाषाओं से सुमेलित कीजिए। जो बांगरू है इसका मिलान होगा पश्चिमी हिंदी के साथ, बघेली है इसका मिलान होगा पूर्वी हिंदी के साथ,
मेवाती है इसका मिलान होगा राजस्थान के साथ, और जो मैथिली है इसका मिलान होगा बिहारी के साथ। तो यहाँ पर जो सही कूट होगा तो वो होगा कूट ए, अर्थात ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न 211। तो यहाँ पर पूछा गया है भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही क्रम होगा तो वो होगा डी, अर्थात सबसे पहले संस्कृत आएगी, उसके पश्चात पाली, उसके पश्चात अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। अगला प्रश्न 212। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न ग्रंथों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी। सबसे पहले आएगी वाल्मीकि रामायण, उसके पश्चात गाथा सप्तशती, उसके पश्चात रामचरितमानस और सबसे अंत में बिहारी सतसई। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 213। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न भाषाओं को उनके प्रदेश से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ भाषा दी गई है और दूसरी तरफ प्रदेश। तो चलिए मिलान करते हैं। जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसका मिलान होगा मध्य देश से, और जो मागधी अपभ्रंश है इसका मिलान होगा बिहारी से। उसके पश्चात महाराष्ट्री अपभ्रंश का होगा महाराष्ट्र से, और जो पेशाची अपभ्रंश है इसका मिलान होगा कश्मीर से। तो यहाँ पर जो सही कूट होता है तो वो होगा सी, अर्थात ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 214। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये होंगे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 215। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन हैं। तो ये होंगे भोलानाथ तिवारी। जो भोलानाथ तिवारी है इनके द्वारा हिंदी भाषा नामक पुस्तक का रचना किया गया है। अगला प्रश्न 216। तो प्रश्न में पूछा गया है आरोही कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही कालक्रमानुसार संयोजित होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, उसके पश्चात रामचरितमानस, उसके पश्चात रामचंद्रिका और सबसे अंत में कामायनी। अगला प्रश्न 217। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित कवियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, अर्थात सबसे पहले स्वयंभू, उसके पश्चात चंद बरदाई, उसके पश्चात अमीर खुसरो और सबसे अंत में कबीर। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 218। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान करने वाली इन संस्थाओं को उनके स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी। सबसे पहले नागरिक प्रचारणी सभा, उसके पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन, उसके पश्चात महाराष्ट्र राजभाषा, उसके पश्चात बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 219। तो प्रश्न में पूछा गया है इन समाचार पत्रों को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित होगा तो वो होगा डी, अर्थात सबसे पहले हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके पश्चात हिंदी प्रदीप, उसके पश्चात इंदू और सबसे अंत में चांद। अगला प्रश्न है 220। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बी, अर्थात सबसे पहले उदंत मार्तंड, उसके पश्चात कवि वचन सुधा, उसके पश्चात सरस्वती और सबसे अंत में विशाल भारत। अगला प्रश्न है 221। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न भाषाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प होगा सी, अर्थात सबसे पहले हिंदी, उसके पश्चात तेलुगु, उसके पश्चात कन्नड़ और सबसे अंत में मलयालम। सी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 223। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित या संयोजित कीजिए। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बी, अर्थात सबसे पहले बांगड़ू, उसके पश्चात बुंदेली, उसके पश्चात मालवी और सबसे अंत में मैथिली। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 223। तो प्रश्न में पूछा गया है काल के आरोही क्रम में इन काव्यधाराओं को व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प होगा बी, अर्थात सबसे पहले छायावाद, उसके पश्चात प्रगतिवाद, उसके पश्चात प्रयोगवाद और सबसे अंत में नवगीत।
अगला जो प्रश्न है 224, तो यहाँ पर पूछा गया है इन रचनाओं को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर ए, अर्थात सबसे पहले आएगा नूतन ब्रह्मचारी, उसके पश्चात चंद्रकांता, उसके पश्चात प्रेमाश्रम और सबसे अंत में सन्यासी। ए सही विकल्प होगा। हाँ, आपको बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF प्रदान की जाती है, तो आपसे ज्वाइन करें। तो अगला प्रश्न देखते हैं 225। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो यहाँ पर व्यंजन है और दूसरी तरफ है उच्चारण स्थान। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। जो भ है इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, और जो झ है इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, और जो ड है इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, और त इसका उच्चारण स्थान है दंत्य। तो यहाँ पर जो सही मिलान होगा तो वो होगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है 226। तो यहाँ पर पूछा गया है सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो जो मैथिली है इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश के साथ, ए का 4। उसके पश्चात जो मराठी है इसका विकास हुआ है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के साथ, तो ये होगा बी का 3। उसके पश्चात जो पूर्वी हिंदी है इसका मिलान होगा अर्धमागधी अपभ्रंश के साथ, तो सी का 1 होगा। और जो ब्रजभाषा है इसका मिलान होगा शौरसेनी अपभ्रंश के साथ, तो डी का 2 होगा। तो इस प्रकार विकल्प डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 227। तो यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। कीर्ति पताका ये रचना है विद्यापति की, ए का 4। और जो शब्दानुशासन है ये रचना है हेमचंद्र की, बी का 3। और जो संदेश रासक है इसका मिलान होगा अब्दुल रहमान के साथ, सी का 1। और जो पवनचरियु है इसका मिलान होगा स्वयंभू के साथ, डी का 2। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोट होगा तो वो होगा कोट बी। अगला प्रश्न देखते हैं 228। तो यहाँ पर भी सूची ए को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो अनुराग बांसुरी है इसका रचनाकार है नूर मोहम्मद, ए का 1। और जो चित्रावली है इसके रचनाकार हैं उस्मान, बी का 3। और जो चंदायन है इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, सी का 4। और जो हंस जवाहिर है इसके रचनाकार है कासिम शाह, डी का 2। तो इस प्रकार यहाँ पर सी बिल्कुल सही कोट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 229। तो प्रश्न में पूछा गया है सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। जो बुंदेली है इसका होगा खौ, जो ब्रजभाषा है इससे होगा हौ, और जो अवधी है इसका होगा मोर, और जो बांगरू है इसका होगा सै। तो ए का 3 ठीक होगा, बी का 1 ये भी ठीक होगा, सी का 4 ये भी ठीक होगा, और जो बांगरू है ये सै होगा, तो डी का 2 सही होगा। इस प्रकार कूट सी सही बैठता है। अगला प्रश्न देखते हैं 230। तो प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित कहानियों को रचनाकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, उसके पश्चात नमक का दरोगा, उसके पश्चात खितिन बाबू और सबसे अंत में मलबे का मालिक। इस प्रकार विकल्प भी बिल्कुल सही ठहरता है। प्रश्न है 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो सही विकल्प होगा बी, अर्थात संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 2। तो प्रश्न में पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो जो डॉक्टर नगेंद्र ने मानी है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। और इसी प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए शुक्ल जी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो शुक्ल जी ने मानी है संवत 1375 से लेकर संवत 1700 विक्रमी तक। ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न पूछा गया है 3,
आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? तो सही विकल्प होगा बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि जो भक्ति आंदोलन का उदय इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति इसकी ओर लक्षित हुई। अगला प्रश्न 4, तो यहाँ पर पूछा है आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो जो आलवार भक्तों का मूल स्थान था ये था दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से विकसित होकर उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है 5, तो प्रश्न में पूछा गया है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो आलवार भक्त थे इनकी संख्या मानी जाती है 12, तो ये थे 12, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है आलवार भक्तों मूलतः किसको माना जाता है? तो जो आलवार भक्त ये मूलतः वैष्णव थे, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 7, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना जाता है? तो ये माना जाता है दक्षिणी भारत को, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन होगा तो वो होगा डी, भक्ति भावना ईसाइयों की ओर से हिंदुओं को प्रदान की गई है, तो ये गलत होगा। बाकी जो सत्य कथन है उन्हें देखते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है, तो ये भी माना जाता है, ये सही होगा। अगला है भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है, तो ये भी सही होगा। अगला है दक्षिण से आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्तर भारत में मिली, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9, तो प्रश्न में पूछा गया है अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? तो जो अद्वैत वेदांत का प्रचार किया था तो ये किया था शंकराचार्य के द्वारा, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 10, तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? तो जो आलवार भक्त नहीं होंगे तो वो होंगे सरहप्पा। सरहप्पा सिद्ध थे, ना कि आलवार भक्त। बाकी जो आलवार भक्त हैं वे हैं सरोयोगी, कुलशेखर, मुनिवाहन। याद रखना है सरोयोगी, कुलशेखर और मुनिवाहन ये थे आलवार भक्त। जो आलवार भक्त थे इनकी संख्या मानी जाती है 12 और जो सिद्ध हैं इनकी संख्या मानी जाती है 84, तो इसे भी आप याद रखना। अगला जो प्रश्न है 11, तो प्रश्न में पूछा गया है दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो जो दिव्य प्रबंधन है तो ये है आलवार भक्तों के पदों का संकलन, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 12, तो प्रश्न में पूछा गया है आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं? यहाँ पर भाग के स्थान पर भाषा आएगी। प्रश्न होगा आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में, सी सही विकल्प होगा। अगला है 13, शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? तो ये है नाथ पंथ से, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 14, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ये होगा डी ईश्वरदास। बाकी जो संत कवि हैं वे हैं कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास। अगला है 15, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो जो कबीर के गुरु का नाम था वे था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, ये तो काफ़ी प्रचलित होगा, आपको ये पता ही होगा। अगला प्रश्न है 16, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो जो संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी तो ये बौद्ध धर्म के प्रभाव से की थी, ये सही विकल्प होगा। हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF भी प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 17, कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो जो कबीर का जन्म माना जाता है ये माना जाता है 1398 ईस्वी में, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो जो विशिष्टाद्वैत था इसके प्रतिपादक आचार्य थे रामानुजाचार्य, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए? तो ये थे रामानुजाचार्य, बी सही विकल्प होगा। अगला और प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन आचार्य कौन थे? तो जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे ये थे बल्लवाचार्य, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 21, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो ये थे स्वामी हरिदास, बी सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो ये थे बल्लवाचार्य। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 23, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो जो द्वैतवाद सिद्धांत था उसके प्रवर्तक आचार्य थे मध्वाचार्य। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 24, नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ये थे विष्णु स्वामी। बी सही विकल्प होगा। प्रश्न है नृसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना है विष्णु स्वामी ने। बी सही विकल्प होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 25, द्वैतवाद प्रश्न है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। तो ये थे निम्बकाचार्य। जो निम्बकाचार्य है इनके द्वारा द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया था। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 26, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? तो जो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार था वो था वेदांत, अद्वैत वेदांत। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 27, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो संत काव्य से संबंधित शब्द नहीं होगा तो वो होगा मारिफत। डी सही विकल्प होगा। बाकी जो संत काव्य से संबंधित होगा उसमें है कुंडलिनी योग, सहज समाधि और नाद बिंदु। जो मारिफत है ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 28। तो प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो सही विकल्प होगा वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना संत काव्य का विशेषता या भाग नहीं होगा। बाकी जो गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना और बाह्य डंबरों का खंडन, ये तीनों संत काव्य परंपरा की प्रवृत्ति होंगी। अगला प्रश्न 29, बल्लवाचार्य के पुत्रों का क्या नाम था? जो बल्लवाचार्य थे तो उनके पुत्र के बारे में बताना है। उनके पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम था गोस्वामी विट्ठलनाथ। जो बल्लवाचार्य थे इनके द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई थी और जो उनके पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनके द्वारा अष्ट शाखाओं की स्थापना की गई थी। इसे आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 30। तो प्रश्न में पूछा गया है बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? तो जो बंगला भाषा में रचित रामकथा है उसका नाम है कृतवासी रामायण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रामायण कथा है। जैसा कि आपको पता ही होगा जो निराला की राम की शक्ति पूजा है उसमें कृतवासी रामायण का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, उस पर ये आधारित है। अगला प्रश्न 31। तो प्रश्न में पूछा है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? पूछा गया है कि जो तत्वदीप के राइटर या रचनाकार के नाम को बताना है तो वे हैं बल्लवाचार्य। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 32। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित की गई हैं? तो बीजक है उसमें महात्मा कबीरदास की रचनाओं को संकलित किया गया है। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 33। तो प्रश्न में पूछा गया है कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो जो कबीर की पत्नी का नाम था तो ये था लोई। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 34। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? विकल्प में है कबीर, पीपा, धन्ना और चतुर्भुजदास। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर चतुर्भुजदास। तो जो चतुर्भुजदास थे ये रामानंद के शिष्य नहीं हुए हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्य हैं, तो उनमें जो सबसे प्रसिद्ध थे वे थे कबीर, धन्ना और पीपा। रैदास भी रामानंद के शिष्य हुए हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 35। रामानंद का समय इनमें से क्या माना जाता है? तो जो रामानंद का समय माना जाता है 1368 से लेकर 1468 ईस्वी तक। ये सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 36। राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? विकल्प में है कबीर, रामानंद, सूरदास या मध्वाचार्य। तो सही विकल्प होगा रामानंद। जो रामानंद थे इनके गुरु का नाम था राघवानंद। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 37। तो प्रश्न में पूछा गया है
सिद्धांत पंचमात्रा से ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो सिद्धांत पंचमात्र ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं राघवानंद। डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 38 गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? तो जो गुरु नानक का जन्म माना जाता है ये है 1469 ईस्वी में। सी सही विकल्प रहेगा। और जो इनका जन्म हुआ था तो ये हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर नेट की परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 39। प्रश्न है इनमें से कौन संत नहीं है? तो यहाँ पर जो संत नहीं होंगे तो वे है मीराबाई। बाकी हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, श्याम सुंदर दास, ये माफ़ करना श्याम सुंदर दास नहीं सुंदरदास होगा। हरिदास निरंजनी, दादू दयाल और सुंदरदास ये तीनों संत हैं, बाकी मीराबाई संत नहीं है, इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न है 40। हरडे वाणी के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो हरडे वाणी के रचयिता हैं तो ये होंगे दादू दयाल। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 41। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? ग्रंथ है समाधि जोग, इस ग्रंथ के रचयिता है हरिदास निरंजनी। बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न 42। प्रश्न में पूछा गया है सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो जो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया था ये किया गया था पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी द्वारा। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 43। सुखमणि के रचयिता इनमें से कौन है? तो जो सुखमणि के रचयिता हैं ये हैं गुरु अर्जुन देव। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसे कहीं नोट करके रखें। अगला प्रश्न पूछा गया है 44। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो जो गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है असादीबार, सोहिला, रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रचना है गुरु नानक देव की। ए सही विकल्प रहेगा। और ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 46। इन सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? जितने भी सिख गुरु हैं सिख गुरुओं की संख्या 10 मानी जाती है। इनमें जो सबसे अच्छे कवि थे तो ये थे गुरु अर्जुन देव। बी सही विकल्प है। अगला जो प्रश्न है 47। तो प्रश्न में पूछा गया है सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? तो जो ये तीन रचनाएं हैं सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा, तो ये रचना है गुरु अर्जुन देव की। तो सी सही विकल्प रहने वाला है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 48। काहे री नलिनी तु कुम्भलानी, इस पंक्ति के रचनाकार के बारे में बताना है। तो जो ये पंक्ति है इसके रचनाकार है कबीरदास। बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न है 49। तो प्रश्न में पूछा गया है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पंक्ति किस कवि की है? जो ये पंक्ति है तो इस पंक्ति के रचनाकार होंगे कबीरदास। से सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 50। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो ये होंगी मलुकदास की पंक्तियां। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 51। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो ये नाम दिया है सी सदुकड़ी भाषा। प्रश्न बन सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है सदुकड़ी भाषा। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि जो सदुकड़ी भाषा है कबीर की भाषा को किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 52। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 53। साखी, शब्द, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो जो ये तीनों रचनाएं हैं ये कबीरदास की रचनाएं होंगी। बी सही विकल्प होगा। रचना है साखी, शब्द और रमैनी, ये तीनों रचनाएं कबीरदास की रचनाएं हैं। अगला जो प्रश्न है 54। तो प्रश्न में पूछा गया है साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो जो साखी का मूल तत्सम शब्द होगा तो ये होगा साक्षी।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसे भी नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न है 55, संत काव्य में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो जो संत काव्य में प्रधानता मिलेगी तो ये मिलेगी शांत रस की, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 56, कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो जो कबीर की उल्टबासियां हैं इसमें जो प्रमुख रस होगा तो ये होगा अद्भुत रस, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रमुख पंक्ति है तो ये है महत्वपूर्ण पंक्ति, नोट करिएगा। अवधु गगन मंडल घर कीजिए, तो ये पंक्ति के बारे में पूछा है, किसकी पंक्तियां हैं ये? तो ये पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीरदास, सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 58, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं रैदास की, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसे भी नोट करिएगा। अगला प्रश्न है 59, तो पूछा गया है दुल्हनी गाभू मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये पंक्तियां हैं कबीरदास की, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 60, पानी ही ते हिम भया हिम हवे गया बिलाए, ये पंक्ति किस कवि की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये भी, तो ये पंक्ति होगी कबीरदास की, डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है 61, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अभी प्रश्न पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ये बताया था इनका जन्म हुआ था 1469 में, और जो इनका जन्म पूछा गया है स्थान कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान का तलवंडी साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं 62, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत हुए हैं? तो जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे तो ये थे सुंदरदास, सी सही विकल्प होगा। कई बार यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो संत परंपरा में सबसे अधिक पढ़े लिखे कौन से संत हुए हैं, तो ये भी सही उत्तर होगा सुंदरदास ही। अगला प्रश्न है 63, सुंदर विलास के रचयिता कौन से कवि हैं? प्रश्न है सुंदर विलास के रचयिता के बारे में बताना है, तो ये है सुंदरदास, बी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 64, तो प्रश्न में पूछा गया है इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन से थे? तो देखिए अभी हमने इसको डिस्कस किया था और यहाँ पर ये आ गया है, तो ये होंगे सुंदरदास, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 65, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञानमार्गियों के लिए छोड़ देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे कहीं नोट करिएगा। तो पूछा गया है ये किस आलोचक का कथन है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, पंक्ति है कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला भी, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो जो नामदेव का संबंध रहा है तो ये रहा है सगुण उपासना एवं निर्गुण उपासना दोनों से, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 68, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो जो विठोबा के भक्त थे तो ये थे संत नामदेव, बी सही विकल्प होगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो ज्ञानदेव को, जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नामदेव को सही मार्ग पर या संत परंपरा की ओर किसने आकर्षित किया? तो ये किया था ज्ञानदेव के द्वारा। अगला प्रश्न है 69, तो प्रश्न पूछा गया है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य हुए हैं? तो जो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या मानी गई है 12, डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 70, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, तो इन पंक्तियों के रचनाकार के बारे में बताना है। तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास। पूछा है कि इन पंक्तियों में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है कबीरदास द्वारा? तो जो गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इन पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं वेदांत दर्शन का, ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 71, तो प्रश्न में पूछा गया है कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? तो जो कबीर पंथ का निर्माण हुआ है तो ये हुआ है
उपयुक्त सभी से। इनमें है भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद। सही विकल्प होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है 72। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? अभी हमने इसे पढ़ा था। तो जो अहिंसा का तत्व है कबीर के काव्य में, तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 73। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये ली गई हैं हिंदू शास्त्रों से। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 74। आचार्य अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था बी, रामानंद से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 75। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो जो कबीर काव्य है इसमें प्रेम तत्व किसकी देन है? तो ये सूफियों की देन मानी जाती है। सी सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सूचित कर देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और ये जो नोट्स हैं ये बुकलेट सीरीज़ में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसमें आपको 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनको लेने के इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कर भी नंबर को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो समय पर आप इन्हें लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा अधिक बार होता है कि जो ये नोट्स हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन हमने संकलित किए हैं, ये बार बार परीक्षा में आपको आते हुए दिखाई देते हैं, चाहे परीक्षा आपकी कोई भी क्यों ना हो। खासकर बात करूँ LT टेट, LT कमीशन, इसके लिए तो ये वरदान साबित होगी बुकलेट। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर संकलित किए गए हैं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं नेट, JRF, PGT हिंदी की, तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज़ होगी। ये जो बुक है महत्वपूर्ण। आप इस हार्ड कॉपी बुकलेट नोट्स को अपने घर पर भी ऑर्डर कर सकते हो। जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करना और इसे अपनी बुक को ऑर्डर कर देना। आपको घर बैठे ही ये नोट्स हार्ड कॉपी के तौर पर आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो पेमेंट कर दीजिएगा और पूरा एड्रेस आपका दे देना है। आपको कुछ दिनों में आपके घर में ये हार्ड कॉपी नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इसके सिवाय कोई क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। धन्यवाद।